हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। चैप्टर 9 में हमने देखा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर की ज़रूरत होती है। बट कभी आपने एयर को देखा है? आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि एयर को सिर्फ हम उसकी जो भी प्रेजेंस है उसको सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ना कि हम उसे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कपड़े हैंगिंग किसी भी चीज़ पर डालते हैं तो वो उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि हवा है। पेजेस जो रहते हैं ओपन बुक के वो उड़ने लग जाते हैं जब पंखा ऑन होता है, मतलब फ़ैन ऑन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप काइट उड़ाते हैं, मतलब पतंग उड़ाते हैं, तो आपकी पतंग उड़ती है। तो क्यों उड़ती है? क्योंकि हवा रहती है। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 5 की एक्टिविटी 3 में देखा था कि हमने सैंड और सो डस्ट को सेपरेट करा था विनोइंग से। तो विनोइंग भी एक बहुत ही ज़्यादा मोर इफेक्टिव, मतलब विनोइंग ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब एयर मूव करती है। वैसे एयर मूव भी करती है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। अब आपने देखा होगा कि स्टॉर्म के समय जो भी हमारी हवा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में इधर से उधर जाती है, और इतनी तेज़ हवा चलती है कि बहुत बार तो हमारी जो ट्री रहती है वो जड़ से उजड़ जाती है, और रूफ टॉप पे भी को भी ब्लो ऑफ कर लेती है। अब क्या आपने कभी फिरकियों से खेला है? देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी दिख रही है, मतलब अलग अलग फिरकियाँ, ये और ये तीनों फिरकियाँ अलग अलग है। तो कभी आपने फिरकी से खेला होगा तो ये और भी आसान होगा आपको समझना। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक फिरकी बनाइए अपने लिए। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। फिर जो फिरकी की स्टिक है उसको पकड़ लीजिए और अलग अलग डायरेक्शन में ओपन एरिया में उसको घुमाइए। मूव इट अ लिटल बैक एंड फोर्थ। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। डज द फिरकी रोटेट? तो आप देखेंगे कि हमारी जो फिरकी है वो रोटेट करेगी, मतलब घूमेगी। तो वो रोटेट क्यों कर रही है? क्योंकि एयर जो है वो मूव कर रही है। इजंट इट? Have you ever seen a weathercock? It shows the direction in which the air is moving at that place. अब कभी आपने वेदरकॉक देखी होगी तो आप जानते होंगे कि जो वेदरकॉक रहती है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है जिधर एयर मूव कर रही है। जिस भी डायरेक्शन में एयर मूव करती है उस डायरेक्शन में वो भी मुड़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेदरकॉक है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? अब जो एयर है, हवा है, वो क्या सभी जगह प्रेजेंट है? अब जो एयर रहती है, एयर क्या सभी जगह प्रेजेंट होती है? तो ऑफ कोर्स वो सभी जगह प्रेजेंट होती है। चलिए एक्टिविटीज़ हम इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक खाली बॉटल लीजिए। तो क्या वो एक खाली बॉटल है? क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं है? टर्न इट अपसाइड डाउन। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? अब उसको नीचे की तरफ कर दीजिए, मतलब उसको उल्टा रख दीजिए। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? तो क्या अब उसके अंदर कुछ है? नाउ डीप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द। अब जो हमने खाली बॉटल ली थी उस खाली बॉटल को एक पानी की बकेट में, मतलब जो बकेट है वो पूरा पानी से भरा होना चाहिए, उसमें आपको डाल देना है। और उसको बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा नहीं करना है, एकदम सीधा के सीधा डाल देना है। तो आप देखेंगे उसमें पानी भरागा ही नहीं। तो आपको वाटर को ऑब्जर्व करना है, मतलब कि उसमें पानी क्यों नहीं भरा रहा है। और फिर आप थोड़ा सा उसको स्लाइटली टिल्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा आड़ा कर देंगे, तो उसमें पानी एंटर होना शुरू हो जाएगा और आपको बबल्स भी दिखेंगे और थोड़ा बबली साउंड भी आपको सुनाई देगा। तो आप गैस कर सकते हैं कि जो बॉटल है उसमें क्या था। तो उसमें एयर थी। जो भी बॉटल थी उसमें क्या था? एयर प्रेजेंट थी। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी, मतलब जो बॉटल थी वो खाली नहीं थी। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर इवन व्हेन यू टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। तो वो जो बॉटल थी वो पूरी की पूरी हवा से भरी हुई थी। तो एयर ने पूरी जगह ऑक्यूपाई कर ली थी, इसलिए जो पानी था, पानी उसमें एंटर ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि बॉटल में जगह ही नहीं थी पानी के लिए।
लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा आड़ा करा बॉटल को, तो क्या हुआ, उसकी जो एयर थी वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गई, और जो वाटर था उसने खाली जगह जो थी, जब एयर निकली तो जगह खाली हो गई, तो वाटर ने उस जगह को भर दिया। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो एयर रहती है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो जो बॉटल रहती है वो सारी स्पेस भर देती है और ये हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। एयर का कोई कलर नहीं होता है और एयर जो रहती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। हमारा जो अर्थ है वो एक थिन लेयर ऑफ एयर से पूरा सराउंडेड है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैली है, मतलब किलोमीटर्स तक फैली है पूरी अर्थ के सरफेस पे, और इसे कोई हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो आप डेफिनेशन टिक कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। लेकिन होता क्या है, जब भी हम ऊपर जाते हैं मतलब ऊंचाई में जाते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर रहता है, जब भी हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमारी जो एयर रहती है वो कम हो जाती है। वहाँ पे हमें कमी लगती है एयर की। क्यों? अब आपने देखा होगा कि हमारे जो माउंटेनियर्स रहते हैं वो जब भी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऊपर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए उनको ऑक्सीजन मास्क कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, जिससे वो हाई माउंटेन्स को क्लाइंब कर पाते हैं। अब एयर जो है वो काय से बनी है, मतलब किस चीज़ से बनी है? तो 18th सेंचुरी के पहले तक तो पीपल सोचते थे कि एयर एक सब्सटेंस है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हो गए इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन सब्सटेंस तो थी नहीं एयर। जब प्रूव करा गया तो वो तो निकली गैसेस का मिक्सचर। मतलब क्या है एयर? एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मिक्सचर होती है, मतलब किस गैस का मिक्सचर होती है, तो ये हम अब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर वेपर के बारे में। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि वाटर वेपर क्या होता है। तो हमने देखा था कि एयर जो रहती है वो वाटर वेपर कंटेन करती है। हमने ये भी देखा था कि एयर कांटेक्ट में आती है कूल सरफेस के, फिर वो कंडेंस करती है, और फिर जो ड्रॉप्स रहती है वाटर की ड्रॉप्स रहती है वो वापस अर्थ सरफेस पर आती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। तो जो वाटर वेपर की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसको एयर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारी वाटर साइकिल चलती है। अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है जिसमें बोला गया आपको 2 मोमबत्तियाँ रखनी है, मतलब कैंडल्स रखनी है। कैंडल्स रखने के बाद आपको बर्न करना है, उन दोनों को जला देना है, और उनमें से एक के ऊपर आपको ग्लास टम्बलर रख देना है। इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से उसको कवर कर देना है। अब आपको देखना है कि आपकी जो दोनों कैंडल्स है वो जल रही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जिसको आपने कवर कर दिया ग्लास टम्बलर से वो ज़्यादा देर तक बर्न नहीं करेगी, बल्कि जो दूसरी वाली रहेगी जो एकदम फ्रीली एटमॉस्फेयर में है तो वो बर्न करेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अंदर थी, मतलब जिसको हमने ग्लास टम्बलर से ढक दिया था, उसके पास एक लिमिटेड एयर थी, जिसके कारण वो थोड़ी देर जली और फिर ज़्यादा देर वो नहीं जल पाई। लेकिन जो दूसरी कैंडल थी जो कवर नहीं करी गई थी, उसको एयर का कंटिन्यू सप्लाई करा गया, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली जलती गई। और ये कंपोनेंट जो एयर में होता है, जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, उसको ही हम ऑक्सीजन कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। नाइट्रोजन क्या होता है? वो भी एयर में प्रेजेंस होती है, लेकिन वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। तो जो भी मेजर पार्ट जो एयर में जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करे वो नाइट्रोजन कहलाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है?
अब बोला गया है कि आप इन अ क्लोज रूम इफ़ देयर इज़ सम मटेरियल दैट इज़ बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अब आप अगर एक क्लोज रूम में, एक बंद रूम में, वहाँ पे कुछ जल रहा है तो आप धीरे धीरे घबराने लग जाएंगे, सफोकेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को, जो प्लांट रहते हैं, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं। एनिमल क्या करते हैं, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मतलब जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स विच पॉल्यूट आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ कहा गया है कि हमको ड्राई लीव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो ड्राई लीव्स रहती है या फिर जो डिस्कार्डेड रिमेन्स क्रॉप रहती है वो क्या करती है, वो सराउंडिंग को पॉल्यूट करती है। प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग। अब क्या रहता है, जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं वो भी ऑक्सीजन को कभी कभार ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं बर्निंग के समय, एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर केसेस। अब हम डस्ट एंड स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। अब जो फ्यूल रहता है, फ्यूल की बर्निंग से भी स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक जो रहता है वो बहुत सारी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत गैस को कंटेन करता है, एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज़ ऑफन हार्मफुल, और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल यानी नुकसानदायक होता है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्री, जिसके कारण आपने देखा होगा कि कभी भी आप फैक्ट्री पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लॉन्ग चिमनीज दिखेंगी, जिससे जो हार्मफुल स्मोक होता है गैस का वो हमारी नोज से दूर रहता है, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन स्काई। पर जो हमारी बर्ड्स रहती है जो आसमान में उड़ती है उनसे करीब ही आता है। डस्ट पार्टिकल हवा में भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको यहाँ बोला गया एक्टिविटी 4 में कि एक सनी रूम, मतलब किसी भी सनी रूम को आपको फाइंड करना है आपके स्कूल में या फिर आपके घर में। फिर आपको खिड़की दरवाजे बंद कर देना है, कर्टेन्स पुल कर देना है, रूम में एकदम अंधेरा करना है। फिर आपको ओपन करना है डोर को, मतलब डोर को ओपन करना है, और जो विंडो है उसको मतलब ऐसे करना है कि वो इस सन को फेस करे। आप ओपन डोर को कर सकते हैं या फिर विंडो को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से धूप आनी चाहिए, जस्ट अ लिटल इन सच अ वे डेट इट अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम। इतनी धूप आनी चाहिए कि जो वो धूप है वो रूम के अंदर आ सके। अब आप देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अंधेरा कर दिया। अंधेरा करने के बाद यहाँ पे आपको धूप की थोड़ी सी किरण दिखेगी, तो ये उजाला हो रहा है, बाकी सब जगह अंधेरा है। तो आप देखेंगे कि टाइनी शाइनी पार्टिकल दिख रहा है आपको। तो ये पार्टिकल है क्या? आपने देखा होगा कि ठंड के समय आपने ऐसी सिमिलर बीम ऑफ लाइट को देखा होगा ट्रीज़ पे या फिर किसी भी डस्ट पार्टिकल पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर रहती है वो भी डस्ट पार्टिकल्स को कंटेन करती है। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो हवा में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो वेराई करते हैं टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। अब आपने देखा होगा कि हम एयर को इनहेल करते जब भी हम हमारी नॉस्ट्रिल्स से ब्रीथ करते हैं। फाइन, हेयर एंड mucus आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हमारे हेयर्स रहते हैं या फिर जो मुकूस रहते हैं जो हमारी नाक के अंदर होते हैं, नोज़ के अंदर होते हैं, वो हमें डस्ट पार्टिकल से प्रिवेंट करते, जिससे जो हमारे डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके हमें कोई हार्म नहीं करते।
Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particle may enter your body. अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या आपको याद है कि आपकी डांट याद है आपको कि जब भी आपने अपने मुंह से सांस ली हो तो आपके जो भी पेरेंट्स उनने आपको चिल्लाया हो. देखिए जो मुंह से सांस लेते हैं ना लोग उनके लिए थोड़ा हार्मफुल होता है. क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो माउथ के द्वारा इजीली एंटर हो जाते हैं बॉडी में. और हमने अभी ये देखा है कि जो एयर रहती है वो कुछ गैस को कंटेन करती है जिसमें वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है. गैस इन एयर आर मेनली, गैस में जो मेन एयर है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो हवा रहती है हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस. मतलब 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर में और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस. अब ऑक्सीजन जो रहता है वो एनिमल्स और प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है जो पानी या फिर सॉइल में रहते हैं. सबसे पहले आप वाटर लीजिए ग्लास या फिर किसी भी मेटल कंटेनर में, फिर इसको स्लोली हीट कीजिए. वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस. फिर वो जब पानी जो है वो बॉईल करना शुरू करे उसके पहले आप उसकी इनर सरफेस को मतलब अंदर की सरफेस को एकदम ध्यान से देखिए कंटेनर की. क्या आप उसको उस पर टाइनी बबल्स दिख रहे हैं? ये देखिए आप देख लेंगे छोटे छोटे से टाइनी बबल्स दिख रहे हैं. तो यहाँ पर इन्हीं की बात करी गई है. तो ये जो बबल्स है वो क्या है? वो एयर है जो पानी में आकर डिज़ोल्व हो गई है. When you heat the water to begin with the air dissolved in it escape. लेकिन जब आप उस पानी को हीट करना शुरू कर देते तो वो जो एयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है या फिर एस्केप हो जाती है. और अगर आप उसको कंटिन्यू हीट करने देते तो वो जो पानी रहता है वो वेपर यानी भाप के फॉर्म में या फिर बॉयल होना शुरू कर देता है और भाप के फॉर्म में उड़ जाता है. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर. जो भी ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल पर रह रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिस्पायर के लिए. तो उनको कैसे मिलती है हवा? तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है. तो एक्टिविटी 6 में आपको क्या बोला गया है कि आप जो ड्राई सॉइल है टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. जो ड्राई सॉइल है उसका लंप लीजिए बीकर या फिर ग्लास में, फिर उसमें पानी ऐड कर दीजिए और फिर नोट करिए कि क्या हो रहा है. क्या आपको उसमें बबल दिख रहे हैं जो सॉइल से बाहर निकल रहे हैं? तो ये जो बबल है ये इंडिकेट करेंगे सॉइल के अंदर एयर की प्रेजेंस को. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble. तो जब भी जो वाटर रहता है वाटर इज poured on the lump of soil तो ये एयर को डिस्प्लेस कर देता है जो हमें बबल के फॉर्म में दिख रही है. द ऑर्गेनिज्म डेट लीव इनसाइड द सॉइल. जो भी ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर रहते हैं एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर in this air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of soil. तो उसमें थोड़े थोड़े से होल्स रहते हैं फिर बुरोस रहते हैं जिनसे जो एयर रहती है वो वहाँ पे ऑक्यूपाई करी जा सकती है. लेकिन क्या होता है कभी कभार बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो बारिश वो जगह को घेर लेता है. In this situation, animal living in this soil have to come out for respiration. और इसी कारण से वो जो सॉइल है मतलब वो जो एनिमल्स हैं उनको बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए. तो क्या यही रीज़न है कि जो हमारे अर्थ वॉर्म्स हैं वो सॉइल के समय जब सॉइल से बाहर निकल जाते हैं हेवी रेन्स में. क्या आपने कभी वंडर करा है कि जो ऑक्सीजन रहती है एटमॉस्फेयर में does not get used up through a large number of organisms.
are consuming it, who is refilling the oxygen in the atmosphere. अब आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एयर को कंज्यूम करते हैं, तो फिर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म क्यों नहीं होती है? कौन भरता है बार बार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को? तो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में जो प्लांट रहते हैं वो अपना खुद का ओन फूड बनाते हैं एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ इट, और जो ऑक्सीजन रहती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। प्लांट भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन वो उसको जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर देते हैं। डेट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो प्लांट्स रहते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। तो देखिए, जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते, और जो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रीथ करते हैं उससे। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plant and animal and by the photosynthesis and plants. तो ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन करी जाती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, जो प्लांट और एनिमल करते हैं। तो अब हम जान गए कि हमारे लिए जो एयर है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या आपने विंडमिल सुना है कभी? आपने बहुत जगह जब भी आप कहीं ट्रैवल करते होंगे आपने देखा भी होगा विंडमिल, मीन्स पवन चक्री। द विंड मेक्स द विंडमिल रोटेट। द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंडमिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारी क्या, ये हमारी विंड मिल है। जब भी आप ट्रैवल करते होंगे, सफ़र करते होंगे, तो आपको ज़रूर दिखती होगी विंड मिल। विंड जो रहती है वो मेक्स द विंड मिल रोटेट। हवा से ही जो विंड मिल रहती है वो रोटेट होती है। विंड मिल जो रहती है वो पानी पहुंचाती है ट्यूबवेल्स तक, और विंड मिल जो रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करती है। एयर जो है वो हमें हेल्प करती है मूवमेंट in the movement of sailing yachts, gliiders, parachutes and aeroplanes. एरोप्लेन होते, पैराशूट्स होते, तो वो भी हमारी एयर की वजह से ही चलते हैं। बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। जो बर्ड है हमारी, बैट्स हैं, इंसेक्ट है, वो सब कैसे उड़ती हैं? वो हवा प्रेजेंट है इसलिए उड़ती हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड pollen ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल की। अब हमारा इसी के साथ चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम एक बार समरी पढ़ सकते हैं जिससे हमको जितना भी हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। अब जो एयर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? एयर अराउंड अस। तो इसमें काय की बात हुई है? एयर की। एयर जो है वो सभी जगह मिलती है, हम उसको देख नहीं सकते, बस उसको फील कर सकते हैं। एयर जो है वो मोशन में रहती है, मतलब चलती रहती है, और जो भी एयर मोशन में रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विंड। एयर जो रहती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर जो है वो वाटर और सॉइल में प्रेजेंट है। एयर जो है वो मिक्सचर है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का और अदर गैसेस का, और इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन जो रहती है वो क्या करती है? वो बर्निंग सपोर्ट करती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब जो भी हमारी ऊपरी लेयर होती है अर्थ पे उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए एसेंशियल है अर्थ पे। एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं वो ब्रीथ करते हैं,
कैसे करते, क्योंकि जो भी पानी रहता है उसमें भी डिसॉल्व रहती है एयर, जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एक ऑक्सीजन छोड़ता है तो एक लेता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो एक लेता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।